हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं करंट अफेयर्स के संदर्भ में फरवरी 2022 से संबंधित वीडियो करंट अफेयर्स फरवरी 2022 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस वीडियो में मैंने फरवरी माह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उन सभी घटनाक्रमों का समावेश किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे पूर्व मैंने सामान्य ज्ञान के लिए करंट अफेयर्स 2020 और 2021 एट अ ग्लांस वीडियो 2 पार्ट्स में अपने YouTube चैनल में अपलोड किया है, जिसमें मैंने वर्ष 2020 और 2021 के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है। जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का वीडियो भी मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आज के इस वीडियो में मैं फरवरी माह में घटित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा तो करूंगी ही, साथ ही साथ पिछले परीक्षाओं में पूछे जा रहे प्रश्नों के आधार पर मैं महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित अन्य तथ्यों पर भी चर्चा करूंगी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपके लिए उन्हें जानना आवश्यक है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में यह ट्रेंड रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उस घटना से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछकर उससे संबंधित अन्य क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब मैं आगे विस्तार से फरवरी माह 2022 में गठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करूंगी। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। आइए अब हम यह देखते हैं कि इससे महत्वपूर्ण घटनाक्रम के आलोक में और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी, और यदि इसके बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है वह 9 नवंबर 1994 को हुई है। इसके मुख्यालय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो हमें यहाँ यह ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय जो है वह न्यू दिल्ली में अवस्थित है। इसके बाद यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के अधीन, तो हमें यह ध्यान रखना है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन आता है। डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिन्हें उनकी खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वर्ष 2011 में MS धोनी को इससे सम्मानित किया गया है तथा 2019 में विराट कोहली को इससे सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ पे यदि ये देखें कि इससे संबंधित कौन से प्रश्न जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे अधिक बार लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार किसने जीता है, तो इसे जीतने का श्रेय रॉजर फेडरर को जाता है और उन्होंने यह पुरस्कार 5 बार जीता है। अब अगला प्रश्न यह होता है, इससे जो बनता है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अगला प्रश्न इन संदर्भ में यह होता है कि पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था, तो इसका आयोजन पहली बार 25 मई 2000 को मोंटे कार्लो में हुआ था। अब इस पर यह प्रश्न बनता है कि पहली बार लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर ब्रेक थ्रू किसने जीता था, तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि पहली बार इसे वर्ष 2000 में गोल्फ खिलाड़ी सर्जियो गार्सिया को इस पुरस्कार को जीतने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें JAV रेड्डी के विषय में, ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिन्हें रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। आइए अब हम यह देखते हैं कि राष्ट्रीय महत्व के इस घटनाक्रम पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि रक्षा खुफिया एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वह 1
मार्च 2002 को हुई थी। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वह रायसीना हिल, न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न यह बनता है इससे कि सबसे पहले महानिदेशक इसके कौन रहे थे, तो इसके जो महानिदेशक फर्स्ट जो रहे थे वो लेफ्टिनेंट जनरल कमल दावर रहे थे। एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला का खिताब जीत लिया है। आइए अब हम यह देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के आलोक में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इससे यह बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो है वो 1905 में हुई थी। अब अगला प्रश्न जो इससे बनता है वो यह है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेला जाता है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि वर्ष 1988 से इसे मेलबर्न पार्क में खेला जाता है। इसके अलावा यदि हम और बात करें इसके विषय में कि अगला कौन सा प्रश्न इससे इंपॉर्टेंट जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ जो अगला प्रश्न इससे बनता है वो ये है कि सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसे नोवाक दिजोकोविक ने 9 बार अपने नाम इस खिताब को किया है। वहीं महिला एकल का सर्वाधिक खिताब जीतने का श्रेय मार्गरेट कोर्ट को जाता है, जिन्होंने यह खिताब 11 बार जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप को भारत ने 5वीं बार जीत लिया है। आइए अब हम यह देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना के आलोक में कौन से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न इससे जो बनता है वह यह है कि सर्वप्रथम इसका आयोजन कब हुआ था। तो हमें यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम 1988 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। अब अगला प्रश्न इससे यह बनता है कि पहला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट इससे जो अन्य क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो यह है कि सबसे अधिक बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो इसका उत्तर इंडिया है और इसे भारत ने 5 बार जीता है। नेक्स्ट यदि इससे और जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो ये है कि किस खिलाड़ी ने इसमें सबसे अधिक रन बनाए हैं। तो हमें यह जानकारी मिलती है कि इयॉन मॉर्गन ने 13 पारियों में 606 रन बनाए हैं और उनका सर्वाधिक जो स्कोर रहा है वो 124 रहा है। अगर सर्वाधिक विकेट प्राप्त करने पर प्रश्न पूछा जाता है तो इसका उत्तर होगा वेस्ले मैथवेर, जिन्होंने 18 मैचों में 28 विकेट प्राप्त किए हैं। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम भारत है। अब इससे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के आलोक में हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सबसे पहले भारत ने कब वनडे मैच खेला था। तो इसका उत्तर है भारत ने 13 जुलाई 1974 को पहला वनडे मैच खेला था। अब प्रश्न यह भी इससे हो सकता है कि इस मैच का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर है कि इस मैच का आयोजन लीड्स इंग्लैंड में हुआ था। अब यह प्रश्न इससे बनता है कि भारत ने इस मैच में कितने रन बनाए थे। तो इसका उत्तर 265 है। नेक्स्ट यदि यह इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यदि उसकी बात की जाए तो भारत ने पहला वनडे मैच किसके विरुद्ध खेला था। तो भारत ने पहला अपना वनडे मैच इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था, जिसमें इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 266 रन बना करके मैच जीत लिया था। यदि और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के विषय में बात की जाए तो वो ये है कि भारत के पहले वनडे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान किसे दिया गया था। तो इसका उत्तर होगा जॉन एड्रिक, और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 97 बॉल पर 90 रन बनाए थे।
लता मंगेशकर भारत रत्न से सम्मानित गायिका हैं जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आइए अब हम यह देखते हैं कि इस महान गायिका को कौन कौन से महत्वपूर्ण सम्मान कब कब दिए गए थे। उन्हें सबसे पहले 1969 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। इसके बाद उन्हें 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। 1999 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2001 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर पूर्ववत की तरह ही रखा है। अब हम यह देखते हैं कि इससे संबंधित कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न यह बनता है कि रेपो रेट का तात्पर्य क्या है। तो हमें यहाँ पे यह जान लेना होगा कि रेपो रेट का तात्पर्य उस ब्याज दर से है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को ऋण देता है। अब यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो हमें यहाँ पे यह याद रखना होगा कि इसकी जो मुख्यालय है वो मुंबई में अवस्थित है। अब ये प्रश्न उठता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वह 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो ये है कि अभी आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है। तो इसका उत्तर होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शक्ति कांता दास जो हैं वो इसके गवर्नर हैं। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हो सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितने डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि इसमें डिप्टी गवर्नर्स जो है रिजर्व बैंक में वो 4 हैं। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हैं वो ये है कि आरबीआई के पहले गवर्नर जो है वो कौन रहे थे। तो इसका उत्तर होगा सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अब अगला प्रश्न यह इससे होता है कि पहले भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे वो कौन रहे थे। तो इसका उत्तर होगा चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न हो सकता है वो ये है कि इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक का रहा है। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि इनका जो कार्यकाल रहा है वो 11/8/1943 से 36/1949 तक का रहा था। इस घटनाक्रम के आलोक में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला सेंट्रल बैंक कौन था। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्वीडन का स्वेरिजेस रिक्स बैंक विश्व का पहला सेंट्रल बैंक है जिसका मुख्यालय जो है वह स्टॉकहोम स्वीडन में है। इससे रिलेटेड यहाँ पे और जो अन्य क्वेश्चंस हो सकते हैं वो ये है कि आरबीआई का स्लोगन क्या है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आरबीआई का जो स्लोगन है वह डेवलपिंग बैंकिंग है। इससे अन्य जो रिलेटेड क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यदि उनकी हम बात करें तो आरबीआई का जो चिन्ह है वो क्या है। तो आरबीआई के चिन्ह में लायन है या टाइगर। तो हमें यह ध्यान रखना है कि सही उत्तर इसका टाइगर है। आरबीआई से संबंधित यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि आरबीआई की पहली महिला डिप्टी डायरेक्टर कौन रही थी। तो हमें यहाँ पे यह ध्यान रखना होगा कि इसका जो उत्तर है वह उषा थोराट है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ये है कि भारत का नेशनल बैंक कौन था। तो हमें यह ध्यान रखना है कि 1921 में द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा नेशनल बैंक के रूप में की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था यदि ये पूछा जाए तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो जनवरी 1949 में हुआ था। संजय कुमार सूबेदार हैं जिन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि इस राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम पर कौन से अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर जो है वो हमें याद रखना है कि 7 दिसंबर 1954 है।
दूसरा प्रश्न इससे ये होता है कि आखिर में ये कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर पुणे होगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसका मोटो क्या है। इसका मोटो जो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी विश्व का पहला ट्राई सर्विस अकेडमी है। इससे संबंधित ये भी प्रश्न बनता है, अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रमुख कौन हैं, तो इसका उत्तर है एयर मार्शल संजीव कपूर। नेक्स्ट इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ये है कि पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का नाम क्या था, तो इसका उत्तर होगा मेजर जनरल ई हबीबुल्ला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के आर्थिक विकास वर्ष 2021-22 के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न यह बनता है कि स्थापना कब हुई थी, तो हमें यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना है वो 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न इससे ये होता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका उत्तर वॉशिंगटन यूएस है। अगला प्रश्न इससे रिलेटेड जो पूछा जा सकता है वो ये है कि भारत कब इसका सदस्य बना था, तो इसका उत्तर होगा 27 दिसंबर 1945, अर्थात भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। आईएमएफ के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थे, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर कैमिल गट। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वो ये है कि आईएमएफ की पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर कौन थी, तो इसका उत्तर होगा क्रिस्टीन लगार्डे। इससे संबंधित अगला प्रश्न ये भी होता है कि आईएमएफ में कितने देश सदस्य हैं, तो इसका उत्तर होगा 190। रणवीर सिंह बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्हें उनकी फिल्म 83 के लिए दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम के आलोक में कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार कब दिया गया था, तो इसका उत्तर होगा 1969। और दूसरा प्रश्न यह बनता है कि पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था, तो इसका उत्तर होगा देविका रानी। एम जगदीश कुमार को यूजीसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अब हम यह देखते हैं कि इस राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम पर कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर होगा 28 दिसंबर 1953। अगला प्रश्न इस संदर्भ में यह होता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वह न्यू दिल्ली में है। यह प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि यूजीसी के पहले अध्यक्ष का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम और जो अन्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी हम बात करें, तो यूजीसी के जो पहले वाइस चेयरपर्सन की बात की जाए तो उनका नाम जो है वह प्रोफेसर सतीश चंद्रा है। अगर यूजीसी के पहले सेक्रेटरी की हम बात करें तो उनका नाम श्री सैमुअल मथाई है। अगर हम यूजीसी के सदस्यों की संख्या के विषय में बात करें तो यूजीसी में 9 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। अगर हम जगदीश कुमार की बात करें तो वे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 12वें वाइस चांसलर रहे हैं। शांति श्री पंडित को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पहली महिला कुलपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। आइए अब हम देखते हैं कि इस घटनाक्रम से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना वह कब हुई थी, तो इसकी स्थापना के विषय में यदि बात की जाए तो यह 22 अप्रैल
1969 में हुई थी। अगला प्रश्न इस संदर्भ में बनता है कि जेएनयू के पहले वाइस चांसलर कौन थे? तो इसका उत्तर गोपालस्वामी पार्थसारथी है। जेएनयू के डिजाइन को किसने बनाया था? यदि हम इसकी बात करें तो ये सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स के द्वारा किया गया था। सेनेगल फुटबॉल टीम ने 65 वर्षों के इतिहास में पहली बार अफ्रीकन कप जीत लिया है। अब इससे रिलेटेड कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? यदि इसकी हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न इससे जो बनता है वो ये है कि अफ्रीका कप की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वह 1957 में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे इससे और जो दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इससे बनता है वो ये है कि सबसे अधिक बार अफ्रीका कप जीतने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा इजिप्ट, जिसने इसे 7 बार प्राप्त किया है। अब इससे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकते हैं वो ये है कि सबसे पहला अफ्रीकन कप किसने जीता था? तो इसका उत्तर जो है वह इजिप्ट होगा। अफ्रीकन कप के संदर्भ में हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले ट्रॉफी का नाम अब्देल अजीज अब्दुल्ला सलेम ट्रॉफी था। दूसरा नाम 2000 में अफ्रीकन यूनिटी कप इसका रखा गया था। 2002 में इसका नाम कप ऑफ नेशंस रखा गया। हमें यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि सेनेगल इससे पूर्व वर्ष 2002 में और 2019 में भी फाइनल खेल चुका है। पीआर श्रीजेश भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। यह भी प्रश्न जो है इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि सबसे पहली बार वर्ल्ड एथलीट पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1988 में। यह प्रश्न भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि पहला वर्ल्ड एथलीट पुरस्कार पुरुष किसे दिया गया था? तो इसका आंसर होगा कार्ल लुइस। यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि पहला वर्ल्ड एथलीट पुरस्कार महिला फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर को दिया गया था। हमें यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है कि 2020 में रानी रामपाल ने वर्ल्ड एथलीट अवार्ड जीता था। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मानद अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अब हम यह देखते हैं कि इससे संबंधित कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1951 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन जो इसे पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो बुडापेस्ट हंगरी में अवस्थित है। इसमें कितने नेशनल फेडरेशन मेंबर्स हैं? यदि इसकी बात की जाए तो ये 200 है। अगला प्रश्न इससे रिलेटेड जो पूछा जाता है वो ये है कि इसके पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा एल्डो टॉर्टी। अभी इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर होगा मैरियस वाइजर। जूडो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो इसके हमें यहाँ पे याद रखना है कि इसे 1964 में शामिल किया गया था। एलआईसी में 20% विदेशी निवेश की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी है। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न इससे ये बनता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1 सितंबर 1956। अगला प्रश्न इससे ये पूछा जाता है कि कितनी कंपनियों को मिलाकर एलआईसी बनाई गई थी? तो इसका उत्तर होगा 245। अगला प्रश्न इससे ये रिलेटेड जो पूछा जाता है वो ये है कि एलआईसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो इसका उत्तर जो है वह होगा मुंबई। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वो ये है कि एलआईसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने
हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना की थी, जो बाद में LIC बनी? अगला प्रश्न इससे रिलेटेड जो है वो ये है कि भारत की पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन थी? तो इसका उत्तर है 1870 में स्थापित बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ये है कि वर्तमान में LIC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इसका उत्तर होगा MR कुमार। चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चंस के विषय में हम बात करें तो इससे पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बनता है वो ये है कि सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए किसने जीता था? तो इसका उत्तर होगा RK नारायण। पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक इसके माखनलाल चतुर्वेदी रहे थे। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जितने और जो क्वेश्चंस हो सकते हैं यदि उसकी हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसे 1955 में दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 24 भाषाओं के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार में दी जाने वाली पट्टिका का डिजाइन किसने बनाया था? तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि इसे सत्यजीत रे ने बनाया था। प्रधान इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पे है? यदि इसकी बात की जाए तो इसका प्रधान कार्यालय जो है वो रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में है और इसके जो पहले चेयरपर्सन रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू रहे थे। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट के विषय में यदि बात की जाए तो इसके जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो चंद्रशेखर कंबार है। नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट जो और फैक्ट्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उसके विषय में यदि हम बात करें तो इसमें हम ये देखते हैं कि IPL फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने गुजरात टाइटंस नाम रखने की घोषणा की है। अटल टनल रोहतांग समुद्र तल से 10044 फुट की ऊंचाई पर गुजरने वाली टनल है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। राहुल भाटिया को इंडिगो एयरलाइन के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नितिन गडकरी भारत के केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें 18 माधवराव लिमे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संजय मल्होत्रा के विषय में यदि हम बात करें, संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ई-रूपी वाउचर की सीमा को भारतीय रिजर्व बैंक ने 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। विदेशी ड्रोन के आयात पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। टॉम के नवीनतम रिपोर्ट में ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में सबसे भीड़ वाले शहरों में इस्तांबुल तुर्की को प्रथम स्थान दिया गया है। परम प्रवेग सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। हिमांशु बी पटेल भारतीय मूल के हैं जिन्हें अमेरिका में क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। होशंगाबाद के नाम में परिवर्तन कर मध्य प्रदेश सरकार इसे नर्मदापुरम करने जा रही है। जयपुर में विश्व के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला सौरव गांगुली के द्वारा रखी गई। शिवपुरी के नाम को बदलकर मध्य प्रदेश सरकार ने इसका नाम कुंडेश्वर करने की घोषणा की है। चनिरा पुनप्पा को भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। जी अशोक कुमार अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल हैं जिन्हें भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के पद पर नियुक्त किया गया है। तुर्की देश के नाम को परिवर्तित करते हुए राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसे तुर्की कर दिया है। डाबर इंडिया प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। भारत विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है। कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। भारत को सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया यूके वीक ऑफ स्पोर्ट कार्यक्रम को ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में दोनों देशों के मध्य रिश्ते के जश्न के लिए प्रारंभ किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम
वेस्ट इंडीज के साथ T20 सीरीज 3-0 से जीतकर ICC T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। कृति सेनन बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिन्हें उनकी फिल्म मिमी के लिए दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। शेरशाह बॉलीवुड फिल्म है जिसे दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला JP मॉर्गन पहला बैंक है। कन्फर्म टिकट एक ऐप है जिसे तत्काल टिकट के लिए IRCTC के द्वारा लॉन्च किया गया है। साकिब उल गनी ने प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में 13 शतक लगाकर ऐसा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। योहान पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 का खिताब चेल्सी ने जीत लिया है। कुश्ती के लिए रेल मंत्रालय ने सबसे बड़े अकादमी की स्थापना की घोषणा की है। N चंद्रशेखरन को 5 वर्षों के लिए फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा डॉक्टर हिपोक्रेटिक शपथ के स्थान पर चरक शपथ लागू करने की सिफारिश की गई है। मनोज आहूजा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटिश महारानी हैं जिन्हें 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहले ब्रिटिश महारानी बनने का गौरव प्राप्त हो गया है। शुक्ला मिस्त्री इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बोर्ड में पहली महिला निदेशक बनी है। शायरा राय पाकिस्तान की महिला हैं जिन्हें मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन 2022 का ताज प्राप्त हुआ है। दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। पेटीएम मनी के द्वारा भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर प्रस्तुत किया गया है। बीजिंग शीत ओलंपिक के कूटनीतिक बहिष्कार की घोषणा भारत ने की है। इस्पात उत्पादक देशों में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक किरण बेदी द्वारा लिखी गई है। स्टार्टअप राजधानी होने का श्रेय दिल्ली ने बेंगलुरु को हराकर प्राप्त कर लिया है। हील बाय इंडिया पहल को प्रोत्साहित करने की घोषणा भारत सरकार ने देश के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2023 में आयोजित होने वाले सत्र की मेजबानी भारत का शहर मुंबई करेगा। इंदौर शहर में एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा भारत में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में छठे यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कुनसियोम योजना का प्रारंभ लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए किया गया। कोप साउथ 22 संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की वायुसेना का एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास है। नीति आयोग फोन पे कंपनी के साथ मिलकर फिनटेक ओपन हैकाथॉन लॉन्च करेगा। पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया गया है। ICAI पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिए रेल मंत्रालय के रेल टेल ने जीता है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत सौर आधारित स्टैंड एलोन सिस्टम के द्वारा घरों के विद्युतीकरण में राजस्थान राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गीता मित्तल दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं जिन्हें प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विनीत जोशी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जिन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। संदीप बख्शी ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं जिन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। इंस्पायर SAT-1 भारत, अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर विश्वविद्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित उपग्रह है जिसे इसरो से लॉन्च किया गया है। बिल गेट्स ने हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक्स नाम की पुस्तक लिखी है जिसे मई 2022 में प्रकाशित किया जाएगा। कतर देश को अमेरिका के द्वारा गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की गई है।
केरल राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। इल्कर आईसी को एयर इंडिया का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। EOS 04 आंध्र प्रदेश राज्य के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। अम्ब्रेला योजना पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना है। ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स के 15 संस्करण में टेस्ट बैटिंग पुरस्कार जीता है। अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं जिन्होंने घोषणा की है कि वर्ष 2025-26 या 26-27 तक भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। सेहत योजना भारत के रक्षा मंत्रालय की एक योजना है जिसके अंतर्गत दवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। सेवानिवृत्ति उम्र को 60 वर्षों से बढ़ाकर आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मियों के लिए 62 वर्ष कर दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया जिसके अनुसार इस वर्ष GDP वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान है। भारत को ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 के रिपोर्ट में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष का खिताब जीत लिया है। कर्नाटक राज्य में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। जीवा कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ किया गया है। 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार भारत विश्व में 46 स्थान पर है। 2024 तक भारत सरकार में कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। सूरत शहर दिसंबर 2024 तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बन जाएगा। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे स्नो ग्लू है। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया एक अभियान है। दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। DNA वैक्सीन कोविड-19 के विरुद्ध लगाने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। मोहम्मद आरिफ खान ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की है। संत स्वामी रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय के संत हैं जिनके 216 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हैदराबाद में किया गया और इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। थेरसी जोहांग 7 बार विश्व स्कीइंग चैंपियनशिप जीतने वाली खिलाड़ी हैं जिन्होंने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल जीता है। आइरिन स्काउडान ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए महिलाओं की 3000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेपाल पहला देश है जिसने भारत की UPI प्रणाली को अपना लिया है। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्हें कृषि नेटवर्क ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सीडॉम एक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है जिसका इजराइल के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इंडिया रेटिंग्स के द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में 8.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऋचा घोष भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें 26 बॉल में 50 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। किसान एक मोबाइल ऐप है जिसे किसानों के लिए IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। कचरे को निपटाने के लिए भारत का पहला वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दिल्ली सरकार ने दी है। KN राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। फ्रांस के साथ भारत ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन के रोड मैप पर सहमति दी है। संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दीपक धर भारत के वरिष्ठ भौतिकी शास्त्री हैं जो वॉल्समैन पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कैलाश कुमार पहले हिंदू हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्राप्त हुआ है। केटन जी ब्राउन जैक्सन
पहली अश्वेत महिला है जिन्हें अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मीराबाई चानू ने 191 किलो भार उठाकर सिंगापुर में स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया है। T20 मैच में भारत ने लगातार 10 T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स में भारत को विश्व में 43rd स्थान प्राप्त हुआ है। असम राज्य भारत का पहला राज्य है जिसने नदियों के लिए नाइट नेविगेशन को लॉन्च किया है। प्रोफेसर नीना गुप्ता को भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के द्वारा रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। स्मार्टफोन यूजर की संख्या 2026 वर्ष तक 1 अरब हो जाएगी, ऐसा डेलॉय की एक रिपोर्ट में बताया गया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है जिसे NBA द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। माधवी बूच को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ली जुंग को तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जुंग हो को प्राप्त हुआ है। अभिषेक सिंह को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। लोकपाल ऐप एक ऐप है जिसे मनरेगा योजना के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार की एक मिशन है जिसके अंतर्गत रूस और यूक्रेन के मध्य हो रहे युद्ध में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने की योजना है। कनाडा विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने पौधे से निर्मित कोविड वैक्सीन बनाई है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र राज्य में स्थित है जहां MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। बीना मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है जहां भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। सादिया तारिक भारतीय विशु खिलाड़ी है जिन्होंने मॉस्को विशु स्टार चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार IT मद्रास रिसर्च पार्क के द्वारा की गई है। चंबा जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है जो हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत देश के बाहर पहला IIT स्थापित करेगा। इसी के साथ अपने इस चर्चा को फरवरी करंट अफेयर्स 2022 से रिलेटेड यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।